17 नवंबर 2025 को अमरोहा के गांव में हापुड़ से बारात आती है। बारात आने के बाद बारातियों का स्वागत किया जाता है और उसके बाद खाने पीने की तैयारियां होती हैं। लेकिन तभी कोई बोलता है कि चलो पहले निकाह पढ़वा लेते हैं, उसके बाद में खाना पीना खा लेंगे। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि पहले खाना खा लेंगे। लेकिन तय होता है कि पहले निकाह पढ़वाया जाएगा, उसके बाद में खाने पीने की तैयारी की जाएगी। अब निकाह पढ़वाने वाले ही होते हैं काजी साहब की उससे पहले ही गाजियाबाद की रहने वाली एक लड़की पुलिस को लेकर वहां पे आ धमकती है और वो वहां पे आके कहती है कि इस लड़के ने, जो दूल्हा है, दूल्हे ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। पिछले 6 सालों से ये मेरे साथ शारीरिक संबंध बना रहा है और ये मुझसे कहता था कि ये मुझसे शादी करेगा, लेकिन अब ये कहीं और शादी कर रहा है। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो दोस्तों बारात में हड़कंप मच जाता है कि दूल्हा पहले से ही किसी लड़की के साथ संबंध में है। वो लड़की बताती है कि ये मेरे मामा का लड़का है और पिछले 6 साल से ये मेरे से यही कह रहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन ये अब किसी और लड़की से शादी कर रहा है। अब दोस्तों जहां पे इस लड़के की शादी होनी थी वहां पे हड़कंप मच जाता है और पुलिस उस दूल्हे को गिरफ्तार करके वहां से ले जाती है। और साथ में जो दुल्हन है, दुल्हन का भी कहना यही था कि ये लड़की अगर गाजियाबाद से यहाँ पे पुलिस वालों को लेकर आई है तो बाद में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो सच्चाई होगी। ये लड़का झूठ बोल रहा है, शायद इस लड़के ने इस लड़की के साथ में शारीरिक संबंध बनाए होंगे। यानी कि जो निकाह पढ़वाने वाले थे वो निकाह कैंसिल हो जाता है। पुलिस दूल्हे को गिरफ्तार करके गाजियाबाद ले जाती है। इसके अगले दिन जो दुल्हन थी, दुल्हन के परिवार वाले अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं। वहाँ जाके लड़के वालों के खिलाफ FIR दर्ज करवाते हैं कि इन लोगों ने हमारे साथ धोखा दिया है, इन लोगों ने हमसे बहुत सारी बातें छुपाई थी। इसके बाद दोस्तों जो दुल्हा है, दुल्हे की इज्जत ताड़ ताड़ हो जाती है और पूरे गांव में उसकी बदनामी हो जाती है। आज की इस कहानी में इस इज्जत को ताड़ ताड़ होने से बचाने के लिए और गांव में बदनामी ना हो, इसको बचाने के लिए एक आदमी एक कत्ल कर देता है। और कत्ल कुछ ऐसे करता है कि किसी को कुछ पता ही ना चल सके। लेकिन जो मरने वाला था, मरने वाले ने अपनी डायरी में कातिल का पहले ही नाम लिख दिया था और फिर वहीं से पुलिस को एक ऐसा सुराग मिलता है जिसके जरिए पुलिस जो है कातिल तक पहुंच जाती है। दोस्तों आज की कहानी से जानेंगे कि आखिर मरने वाले ने अपनी डायरी में कातिल का नाम कैसे लिख दिया और पुलिस किस तरह कातिल तक पहुंच सकी। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। और प्रयागराज से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक थाना लगता है, थाना थरवई। और थरवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव आता है जिसका नाम है लखरावा। दरअसल दोस्तों मैं बात कर रहा हूं 15 नवंबर 2025 की सुबह लगभग 8:30 बजे का समय होता है। गांव के लड़के जो हैं खेतों में टहलने जा रहे होते हैं और जब वो खेतों में टहल रहे होते हैं तभी उनकी नज़र 2 कुत्तों पे पड़ती है। उन कुत्तों के साथ क्या होता है दोस्तों, उनमें से एक कुत्ते के मुंह में तो कान जैसी कुछ चीज़ होती है और दूसरे कुत्ते के मुंह में बाल जैसी कुछ चीज़ होती हैं। उन बालों को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि मानो किसी लड़की के बाल हैं। इसीलिए जो लड़के टहल रहे होते हैं वो उसे कुत्तों को देखकर चौंक जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, आसपास के एरिया में देखने लगते हैं कि कुछ गलत तो नहीं है यहाँ पे। अब जैसे ही वो लोग वहाँ पे देखते हैं आसपास जाके तो वो देखते हैं वहाँ पे एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। अब जैसे ही लाश सामने आती है तो गांव के लड़के क्या है शोर मचा देते हैं और जैसे ही शोर मचता है तो सारे के सारे गांव वाले वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं कि गाँव के खेत के अंदर एक लड़की की लाश पाई है। गांव वाले तुरंत ही पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और पुलिस जो है तुरंत मौके पर पहुंचती है। पुलिस में थाना प्रभारी हो, चाहे ACP हो, चाहे डॉग स्क्वाड हो, चाहे फॉरेंसिक की टीम हो, सभी की सभी टीम वहां पे पहुंच जाती हैं। उस लड़की की लाश को हिरासत में लेके सीधे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और गांव वालों से पूछा जाता है कि क्या कोई इस लड़की को जानता है, कि क्या ये लड़की इसी गाँव की है। तो पता चलता है कि ये लड़की इस गाँव की नहीं है और ना ही कोई इसे जानता है। अब लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कोई 20-22 साल की लड़की है। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब सामने आती है तो पता चलता है कि पहले जो है इस लड़की का गला दबाया गया है और उसके बाद इस लड़की के ऊपर किसी धारदार हथियार से वार पे वार किए गए हैं जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है। अब दोस्तों लड़की की हत्या तो कर दी गई है लेकिन ये लड़की है कौन इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं
तीन टीम गठित करते हैं और इस लड़की के बारे में पूरी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है। प्रयागराज और प्रयागराज के आसपास जितने भी थाने थे उन सभी जगह पे इस लड़की की लाश की फ़ोटो सर्कुलेट करवा दी जाती है और सभी थानों में ये सूचना पहुंचा दी जाती है कि एक लड़की की लाश पाई है जिसकी उम्र 20-22 साल के आसपास है। अगर आपके थाने के आसपास में किसी भी लड़की के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज है तो हमसे आके संपर्क करें। लेकिन दोस्तों, पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं था, ना ही किसी थाने में किसी लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट थी। लेकिन दोस्तों, अचानक से ही क्या होता है, एक परिवार आता है जो कि कैंट थाना क्षेत्र का रहने वाला होता है। वो थाने में जाता है और अपनी भतीजी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है। वो बताते हैं कि हमारी भतीजी है जिसका नाम है साक्षी, जिसकी उम्र है 17 साल और कक्षा 11 की छात्रा है। उसके पिताजी मुंबई में ड्राइवर का काम करते हैं और ये लड़की जो है हमारे घर पे रहती थी। दरअसल जो उसकी चाची थी उसकी तबीयत खराब रहती थी तो उन्हें जो है कोई देखभाल करने वाला चाहिए था, इसीलिए जो भतीजी जो है अपनी चाची के यहाँ पे रहती थी। और वो बताते हैं कि ये जो है लड़की जो है इसकी 3 बहनें हैं टोटली और एक भाई है और उन तीनों बहनों में से एक बहन जो है हमारे यहाँ पे रहती थी, बाकी 2 बहन और एक भाई अपने माता पिता के पास रहते हैं। अब 10 नवंबर 2025 की सुबह लगभग 8:30 बजे का समय था। ये लड़की जो है स्कूल के लिए गई थी लेकिन स्कूल से वापस नहीं आई। हमने हर जगह इसको ढूंढा, जहाँ जहाँ जा सकती थी हर जगह ढूंढा। स्कूल में जाके जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये लड़की स्कूल गई ही नहीं है। इसकी सारी सहेलियों से बात कर ली, जितने लोगों से संपर्क में थी उन सभी से हमने बात कर लिया, लेकिन किसी को भी इस लड़की के बारे में पता नहीं है। साहब, इस लड़की को कैसे भी करके ढूंढ दीजिए। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उसकी रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं और फिर इस लड़की को ढूंढने के काम में लग जाते हैं। इसीलिए जब ये लड़की को ढूंढ रहे थे तो इनको पता चलता है कि थरवई जो थाना है वहाँ पे एक लड़की पाई गई है लाश। तो ये पुलिस वाले क्या करते हैं, कैंट पुलिस वाले थरवई थाने की पुलिस से संपर्क साधते हैं और जब उससे संपर्क साधा जाता है तो पता चलता है कि यही लड़की है जो कि यहाँ से गुम हुई है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसकी जो हत्या की गई थी लड़की की वो लखरावा गांव के बगीचे में की गई थी। अब पुलिस वाले इस लड़की के बारे में जानकारी ले ही रहे थे, लेकिन लड़की के बारे में, परिवार के बारे में तो पता चल गया है, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा था कि ये लड़की मरी कैसे है। अब लड़की के परिवार वालों से पूछा जाता है, जो चाचा चाची थे, कि इस लड़की के पास कोई मोबाइल था। अब मोबाइल की बात आती है तो वो कहते हैं कि हाँ, इस लड़की के पास मोबाइल तो था लेकिन उसमें कोई सिम नहीं है। वो घर पे वाईफाई है तो वाईफाई से मोबाइल को देखती है। लड़की का कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं था, तो कोई बॉयफ्रेंड वाली बात भी नहीं थी। उसकी सहेलियों से पूछा जाता है तो कोई बॉयफ्रेंड के बारे में कोई जानता ही नहीं था। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे लड़की की लाश पाई थी वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर देवरिया गाँव लगता है, जो कि कानपुर बनारस हाईवे के पास है। अब वहाँ पे जो है एक स्कूल का बैग मिलता है और जब स्कूल का बैग मिलता है तो उस बैग के अंदर से एक आधार कार्ड मिलता है और ये आधार कार्ड साक्षी का ही था, जो कि कक्षा 11 की छात्र थी। अब ये वाली बात सामने आती है तो पुलिस वाले तुरंत उस बैग को हिरासत में लेते हैं और उसके बाद बैग की अच्छी तरह से तलाशी ली जाती है। बैग के अंदर से एक आधार कार्ड मिलता है, एक शीशा मिलता है, मेकअप का सामान मिलता है, एक सिंदूर की डुब्बी मिलती है और कुछ किताब कॉपी मिलती हैं। अब आधार कार्ड मिला, चाहे शीशा मिला, चाहे मेकअप का सामान मिला, ये सब तो ठीक है, किताब कॉपियाँ भी नॉर्मल है, लेकिन सिंदूर की डुब्बी जैसे ही सामने आती है तो पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये कोई ना कोई प्रेम प्रसंग का ही मामला है। अब लड़की के परिवार वालों से पूछा जाता है कि क्या आपका लड़की का किसी के साथ प्रेम प्रसंग था। लड़की वाले साफ मना कर देते हैं कि भाई किसी के साथ प्रेम प्रसंग नहीं था। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उस लड़की के बैग को अच्छी तरह से तलाश करते हैं कि शायद इसमें कोई सुराग मिल जाए, लेकिन पुलिस वालों को कुछ भी नहीं मिलता। अब क्या होता है दोस्तों, पुलिस वाले जो हैं इस लड़की के बैग में जो किताब कॉपी पाई थी उन सभी किताब कॉपी के एक एक पेज को अच्छी तरह से खंगाल मारते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। दोस्तों, 36 घंटे बीत चुके थे इस लड़की को मरे हुए, लेकिन अभी तक इस लड़की के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी कि इसका किसके साथ प्रेम प्रसंग था। परिवार वालों के बारे में तो जानकारी थी, लेकिन ये वाली जानकारी नहीं मिली कि इसकी हत्या किसने की। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद इस लड़की की जब कॉपी के एक एक पेज को खंगाला जाता है तो एक पेज के अंदर क्या होता है, पेज नंबर 14 पे एक बहुत ही छोटे से शब्दों में नाम लिखा होता है। नाम होता है दीपक। अब जैसे ही दीपक नाम सामने आता है तो पुलिस वाले समझ जाते हैं कि यही है जो भी है, इसी ने सब कुछ किया है जो भी किया है।
अब पुलिस वाले पूछते हैं लड़की के परिवार वालों से कि दीपक नाम के किसी लड़की को जानते हो, तो परिवार वाले साफ मना कर देते हैं। लड़की के जानने वाले जितने भी लोग थे स्कूल में, सब लोग मना कर देते हैं कि किसी दीपक नाम के लड़के को नहीं जानते। अब पुलिस वालों के सामने नाम तो आ गया है, लेकिन ये दीपक कौन है इसके बारे में भी तो जानकारी लेनी थी। अब पुलिस वाले उसकी कॉपियों को जब और अच्छी तरह से देखते हैं तो 16वें पेज पर एक मोबाइल नंबर निकल के आता है। अब मोबाइल नंबर जैसे ही सामने आता है तो पुलिस वाले समझ जाते हैं कि यही मोबाइल नंबर है। अब मोबाइल नंबर को सर्विलांस पे डाला जाता है, उसकी लोकेशन निकलवाई जाती है, तब पता चलता है कि ये मोबाइल नंबर जो है हर्षवर्धन सिंह उर्फ दीपक यादव, जिसकी उम्र 26 साल है, उसके नंबर पर रिचार्ज है, उसके नंबर पर रजिस्टर्ड है, लेकिन इसका मोबाइल स्विच ऑफ है। अब दोस्तों दीपक यादव के बारे में पूरी जानकारी ली जाती है कि आखिर ये दीपक यादव कौन है। अब इसके बारे में जानकारी ली जाती है तो पता चलता है कि साल 2018 में ये फौज में भर्ती हुआ था और सबसे पहले ये जम्मू कश्मीर में पोस्टेड था, और उसके बाद अप्रैल 2018 में ये जो है पटियाला में ट्रांसफ़र हो गया था। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो फौजी है ये अपने मोबाइल पे इंस्टाग्राम चलाने का बड़ा लागू था। इंस्टाग्राम चलाते चलाते क्या है, थरवई थाना क्षेत्र की रहने वाली ही इसके गांव के पास की एक लड़की से इससे संपर्क हो जाते हैं, और संपर्क हो जाते हैं तो ये उससे बातचीत करने लगता है। अब इसके बारे में जानकारी ली जाती है कि आखिर ये है कौन दीपक और इस समय कहाँ है। पुलिस वाले क्या करते हैं दोस्तों, दीपक को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं और इसके मोबाइल के ऑन होने का इंतज़ार करते हैं, और जैसे ही इसका मोबाइल ऑन होता है तुरंत ही पुलिस वाले क्या करते हैं, दीपक को पकड़ लेते हैं और तुरंत थाने ले आते हैं, और थाने लाकर उससे पूछते हैं कि बताओ तुम इस लड़की को जानते हो। मतलब कि पुलिस वालों के प्रश्नों के सामने दीपक ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया था, और उसके बाद वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है और वो कहता है कि हाँ मैंने ही इस लड़की की हत्या की है, जो साक्षी है उसकी हत्या मैंने की है, क्योंकि ये मेरे पीछे पड़ी हुई थी शादी करने के लिए। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम इसको जानते कैसे हो और कब से तुम इसको जानते हो। तब जाके ये बताता है कि ये जो है इंस्टाग्राम बहुत चलाता था। इंस्टाग्राम बहुत चलाता था तो एक दिन इसको इंस्टाग्राम चलाते चलाते एक लड़की दिखती है, ये उसकी प्रोफाइल में जाता है, लड़की इसको पसंद आती है तो इसको ये फॉलो कर लेता है, और फॉलो करने के बाद इन दोनों के बीच में बातचीत होती है तो उससे पूछता है कि तुम कहाँ की रहने वाली हो, तो वो लड़की अपना पता बताती है कि वो अपने चाचा के साथ रह रही है और इस स्कूल में पढ़ती है। दीपक को पता चलता है कि ये तो मेरे गांव के पास ही है। अब गांव के पास ही है तो इन दोनों के बीच में इंस्टाग्राम पे बहुत देर तक बातें होती थी, वीडियो कॉलिंग होना शुरू हो गया। और इसके साथ साथ क्या होता है, जून 2025 में जो है दीपक छुट्टी लेकर अपने गांव आया था घूमने, और वहीं पे दीपक और ये लड़की साक्षी ये दोनों मिलते हैं, और ये दोनों मिलने के बाद प्रेम प्रसंग में बंध जाते हैं, और इसके बाद कंटिन्यू ये लोग मिलते रहते थे। इसके बाद क्या होता है, दीपक क्या करता है, नवंबर 2025 में इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो शेयर करता है, और उस फोटो में जब ये शेयर करता है तो उस पर लिखता है कि आपकी होने वाली भाभी यही है और जल्द ही मेरी इनसे शादी होने वाली है। अब जैसे ही इंस्टाग्राम पे वो फोटो शेयर करता है तो साक्षी देखकर चौंक जाती है। वो कहती है कि प्रेम प्रसंग मेरे साथ है और शादी किसी और से कर रहा है, ये क्या चक्कर है। वो तुरंत ही दीपक से संपर्क साधती है और वो कहती है कि तुम तो मुझसे प्यार करते थे, और ये फ़ोटो किसका है, तो वो कहता है कि 30 नवंबर 2025 को मेरी शादी है और मैं शादी इसी लड़की से करूँगा, ना कि मैं तुमसे कर रहा हूँ। ना तुम मेरी जात बिरादरी की हो और ना ही तुम मेरी बराबर की हो, तुम्हारी उम्र भी 17 साल है, शादी तो मैं तुमसे कर ही नहीं सकता। तो वो लड़की कहती है कि तब से तुम मेरे साथ क्या कर रहे थे, तब से तुम मेरे साथ प्यार ही तो कर रहे थे। लेकिन दीपक साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता और ना ही तुमसे शादी करूंगा, जिस लड़की से मेरी शादी तय हुई है मैं उसी से शादी करूंगा। वो दीपक जो है अपनी ड्यूटी पे चला जाता है। उसके बाद 8 नवंबर 2025 को दीपक जो है छुट्टी लेकर वापस अपने घर आता है, क्योंकि नवंबर में ही 30 नवंबर को उसकी शादी थी, तो शादी की तैयारियां भी करनी थी। अब इसी बीच में जो साक्षी है, जो लड़की है, वो बार बार इससे संपर्क साधना चाहती थी। वो कहती थी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो शादी वाले दिन ही तुम्हारे घर पे पुलिस को लेकर आ जाऊंगी और तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। अब दीपक चौंक जाता है कि अरे यार, ये लड़की तो बवाल कर देगी, अब क्या किया जाए। इसीलिए क्या होता है, ये जो है साक्षी से संपर्क साधता है और 10 नवंबर 2025 को इससे मिलने के लिए कहता है और एक धारदार चाकू ही अपने पास रख लेता है और बालसन चौराहे पे मिलने के लिए इससे बोलता है। अब क्या होता है, लड़की जो है 10 नवंबर 2025 को अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकलती है और दीपक पहले से ही मोटरसाइकिल लेकर खड़ा होता है बालसन चौराहे पर।
लड़की वहाँ पे आती है, इसकी मोटरसाइकिल पर बैठती है और ये जाते हैं वहाँ से सीधे आज़ाद पार्क। आज़ाद पार्क में ये 2 टिकट खरीदते हैं और टिकट लेके ये दोनों पार्क के अंदर लगभग 5 घंटे बैठते हैं। वहाँ पे इन दोनों की बहुत देर तक बातें होती हैं। तो दीपक इस लड़की को समझा रहा होता है कि भाई हमारी शादी नहीं हो सकती, लेकिन ये लड़की नहीं मानती। वो कहती है कि देखो, मैं अपने घर से सिंदूर तक लाई हूँ ताकि तुम मेरा मांग भरो, और मैं तुमसे शादी करे बगैर आज मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं तो तुम मुझे धोखा देके भाग जाओगे, तुम किसी और लड़की से शादी कर लोगे। दीपक ऐसे समझाता है लेकिन ये मानती नहीं है। इसके बाद 5 घंटे बीत जाते हैं और वहाँ से ये जाते हैं भारद्वाज आश्रम। भारद्वाज आश्रम में जाके बैठते हैं। फिर भी दीपक समझाता है लेकिन लड़की मानती नहीं है। तो दीपक कहता है कि ठीक है भैया, तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो चलो, तुम मेरे घर चलो, मैं अपने घर पे तुम्हें अपने माता पिता से मिलवा दूंगा, वहीं पे एक मंदिर है, वहीं पे हम शादी कर लेंगे, उसके बाद तुम्हारे परिवार वालों को बता देंगे। लड़की बहुत खुश हो जाती है और जब खुश हो जाती है तो इस लड़के के साथ वो इसकी मोटरसाइकिल पे बैठती है और इसके गांव की ओर जाने लगती है। यानी कि थरवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत इसका गांव था, जिसका नाम था कुशन नगर। कुशन नगर गांव से 700 मीटर पहले ही दीपक क्या करता है, अपनी मोटरसाइकिल को रोक लेता है और रोकने के बाद ये लड़की भी उतर जाती है उसकी मोटरसाइकिल से। ये देखता है शाम का समय है, आसपास में कोई नहीं है, इसीलिए ये क्या करता है, इस लड़की के गले को पकड़ लेता है और तब तक दबाता है जब तक ये लड़की मर नहीं जाती। अब लड़की मरने के बाद जो इसके पास चाकू था, उस चाकू से इस लड़की के ऊपर ताबड़तोड़ हमला करता है कि शायद अभी बच गई हो तो अब तो मर गई होगी, और फिर इसकी लाश को घसीट के उधर की साइड ले जाता है, साइड में खेतों की तरफ। और पास में ही एक मंदिर था। मंदिर में फावड़ा कहाँ रखा है इसको मालूम है, क्योंकि इसके गांव का मंदिर था। भागा भागा जाता है, रात के समय कोई होता नहीं है मंदिर पे, और वहाँ से फावड़ा उठाता है और खेत में गड्ढा खोदना शुरू करता है और इस लड़की की लाश को वहीं पे दफना देता है। और फिर इस लड़की के बैग को उठा लेता है, क्योंकि सबूत तो इस बैग में मिल जाएगा। लड़की पुलिस वाले आएंगे तो देखेंगे कि भाई बैग में कहाँ किस स्कूल की लड़की है। तो बैग को उठाता है और अपने साथ लेकर चला जाता है और फावड़े को दोबारा से मंदिर में रखाता है। और उसके बाद में ये क्या करता है, उस बैग को वहाँ से 2 किलोमीटर दूर फेंक देता है। ये सबसे बड़ी गलती थी कि ये बैग को लेकर चला गया। अब इसके बाद 10 तारीख को हत्या हुई थी। 10 तारीख के बाद 11 तारीख, 12, 13, 14 ये रोज़ाना आता था उस जगह पे जहाँ पे लड़की की हत्या की थी, उसे देखने के लिए कि लड़की की लाश अभी वहीं पे है या नहीं है। रोज़ाना देखता था। मोबाइल, अब क्या होता है, 15 तारीख को वहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है और जैसे ही पुलिस पहुँचती है ये मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है। दोस्तों, जब पुलिस वाले इसके मोबाइल की डिटेल निकाल रहे थे तो पता चलता है कि जहाँ पे हत्या हुई है वहाँ पे ये मोबाइल रोज़ाना घूम रहा था। अब क्या होता है, पुलिस वाले क्या करते हैं, इसे गिरफ्तार करते हैं। और जब इसकी पूरी कहानी सामने आती है, इसके बाद पूरी कहानी सामने आने के बाद पूरे गांव में इसका बदनामी हो जाती है। अब ये पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज दिया है। अब इसकी सरकारी नौकरी भी गई, अब ये किसी घाट का नहीं रहा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि आजकल जो है इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे और भी सोशल मीडिया बहुत सारे हैं, इनके ऐड भी आते हैं कि फ्रेंडशिप करो, दोस्ती करो। ये सब जो है झूठी चीज़ें हैं, इनके चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। इनके चक्कर में पड़ने के बाद बहुत सारी लड़कियों की हत्याएं हो रही हैं, लड़कों की भी हत्याएं हो रही हैं। ये झूठी चीज़ें हैं, इनके चक्कर में ना पड़ें और माता पिता जहाँ शादी करा रहे हैं वहीं पर शादी कराएं। दीपक ने इस लड़की की हत्या कर दी जो फौजी है। उसने बदनामी के डर से कि कहीं ऐसा ना हो शादी के समय पे ये लड़की आके यहाँ पे अल्लाह मचाए मेरी शादी को तोड़वा दे, बदनामी होगी गांव में, इसीलिए इसने इसकी हत्या कर दी। लेकिन अगर दीपक चाहता तो पहली बात तो इंस्टाग्राम पे इस लड़की से संपर्क साधता ही नहीं। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो क्यों भाई किसी से बात कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर वो शादी करना चाहता तो 1 साल तक इंतजार कर सकता था, अपने माता पिता को समझा सकता था, इसके परिवार वालों को समझा सकता था, शादी कर लेता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने किया तो इस लड़की की हत्या। लड़कियां भोली भाली होती हैं, 2 मिनट में लड़कियों के चक्कर में आ जाती हैं और फिर उसके बाद प्रेम प्रसंग में पड़ने के बाद वो सपना देखने लगती हैं कि लड़का मुझसे प्यार कर रहा है। ना तो दीपक उससे प्यार करता था लड़की से, और ना ही कोई लड़का इंस्टाग्राम फेसबुक पे मिलने के बाद किसी से प्यार करता है। ये सब लोग टाइम पास करते हैं और टाइम पास के बाद दूध में से जिस तरह मक्खी को निकाल के फेंका जाता है वैसे लड़की को फेंक देते हैं। लेकिन लड़कियां समझती नहीं है इतनी सारी न्यूज़ होने के बाद। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।